चलिए, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। टेक्निकल वजह से हम लोग, टेक्निकल इशू के वजह से हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो हम वीडियो करके आप लोगों को भेज रहे हैं। आज का टॉपिक है गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक। गांधी जी के बारे में संक्षेप में हम लोग जान लेते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिला के काठियावाड़ नामक जगह पर हुआ था। उनके पिताजी, जिनका नाम करमचंद गांधी था, वो गुजरात में राजकोट के दीवान हुआ करते थे। उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई हुआ करता था। गांधी जी के शादी के उपरांत 4 पुत्र हुए, जिनका नाम मणिलाल, हरिलाल, रामदास और देवदास हुए। इनके 5वें पुत्र जमुनालाल बजाज को माना जाता है। गांधी जी 1891 ईस्वी में इंग्लैंड गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए और 1892 ईस्वी में 93 ईस्वी में वापस चले आए। इनके एक पिताजी के दोस्त हुआ करते थे, जिनका नाम था मोहम्मद अब्दुल्ला। उनका एक केस फंसा हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। इन्होंने गांधी जी को देखा, गांधी जी वकील बन चुके थे और गांधी जी को इन्होंने भेजा दक्षिण अफ्रीका केस लड़ने के लिए। तो 1993 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं और वहां से जब ट्रेन में बैठते हैं, तो जब वहां से ट्रेन में बैठते हैं तो पीटर्सबर्ग बारे रेलवे स्टेशन पर गोरे काले का भेद करते हुए अंग्रेजों ने उन्हें ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया। गांधी जी उठ के खड़े होते हैं और बोलते हैं कि आज तुम लोगों ने हमको यहाँ पे उठा के फेंका है सब, एक दिन हम तुम लोग को अपने देश से उठा के ना फेंक दिए तो फिर मेरा नाम बदल देना सब। 1894 ईस्वी में गांधी जी वहीं पे नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1894 ईस्वी में वहीं पे नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं। 1904 ईस्वी में वहीं पे गांधी जी फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। 1910 ईस्वी में फिर वहीं पे टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। इनके एक राजनीतिक गुरु हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, तब तक भारत में आज़ादी की लड़ाई जोरों शोरों पर थी कि आज़ादी अब मिलेगा। इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से 21.5 साल रहने के बावजूद वापस आते हैं। और जिस दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आते हैं, उसी दिन से भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाने लगा। गांधी जी के वैसे तो कहें तो 3 गुरु हुआ करते थे। एक राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, एक धार्मिक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था नारायण गुरु, और एक आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था रायचंद। चलते हैं, गांधी जी जब 1915 में वापस आए, उसके बाद में इस चंपारण में, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में नील की खेती अंग्रेज सब करवाते थे। नील की खेती से सब कोई परेशान था, क्योंकि नील की खेती एक ऐसी खेती थी जिसको करने के बाद ज़मीन बंजर हो जाती थी। इससे परेशान होकर एक किसान नेता हुआ करते थे, यहीं मोतिहारी स्टेशन के बगल में एक गाँव है मुरली भरा हुआ, उस गाँव के एक किसान नेता हुआ करते थे जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। वो गांधी जी को बुलाने के लिए बनारस जाते हैं, क्योंकि बनारस में गांधी जी भाषण दे रहे होते हैं। और जब इनको जाकर बुलाया जाता है कि गांधी जी आप चंपारण चलिए, गांधी जी अनसुना करके चले जाते हैं कलकत्ता। फिर राजकुमार शुक्ल कलकत्ता जाते हैं और आखिरकार गांधी जी चंपारण की धरती पर अप्रैल 1917 में पहुंचते हैं। उनके साथ में उनकी शिष्या, जिसका जो कि मीराबेन उन्होंने नाम दिया था, वो भी आई थी। राजेंद्र प्रसाद आए थे, जितने भी लोग थे, बापू धाम। तो वो पहली बार मोतिहारी स्टेशन पर उतरे, और मोतिहारी स्टेशन पर जब उतरे तभी से मोतिहारी स्टेशन का नाम बदल के कर दिया गया बापू धाम मोतिहारी। 1917 में भितियारवा आश्रम भी गए, वहाँ पे भी आश्रम की स्थापना किए। फिर 1918 में और सबसे सफल सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था उनका। ऐसे तो सत्याग्रह का अगर हम प्रयोग कहें कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पे किया, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार किया था। लेकिन अगर सफल सत्याग्रह की बात करें तो सफल सत्याग्रह जो था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ करता था। गांधी जी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किए। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी किए। और 1919 में एक एक्ट आता है जिस एक्ट का नाम है रौलेट एक्ट। और 1919 में एक्ट पारित होता है, और इस एक्ट के तहत, इस एक्ट को कहा जाता था बिना वकील बिना दलील कानून। इस एक्ट के तहत 2 नेता, जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और इन्हीं को छुड़ाने के लिए अमृतसर में
जाली नाम का एक व्यक्ति का बगीचा था, उसी बगीचा में उन लोग मीटिंग करते हैं छुड़ाने के लिए, और उसी का नाम दिया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसी का नाम दिया गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। जाली नाम का व्यक्ति का बगीचा था, जाली नामक व्यक्ति का नाम एक सेकंड, जाली नामक व्यक्ति का बगीचा था, जाली नामक व्यक्ति का बगीचा था, जाली नामक व्यक्ति का बगीचा था। इसी बगीचा में वो लोग मीटिंग करते हैं और किसी ने जनरल ओ डायर को खबर कर दिया। जनरल ओ डायर आया, बिना किसी के परमिशन के अंधाधुंध गोलियां चलाई, खून की नदियां बहीं, और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की है। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरुआत किए उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू किए उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के उपरांत तिलक स्वराज फंड बना और सभी नेताओं से थोड़ा थोड़ा चंदा लिया गया कि आगे की लड़ाई लड़ने के लिए। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, उग्रवादियों ने 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक जगह पर एक थाने में पुलिस अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को बंद करके आग लगा दिया। और 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है। 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है। 7 दिन के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है। और गांधी जी कहते हैं कि हिमालय जैसा बड़ा भूल हमने इस आंदोलन को चला के किया है। फिर आता है 1930 में, और डांडी मार्च, नमक कानून लगा दिए थे अंग्रेज, सब नमक पर टैक्स लगा दिए थे। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ, 78 फॉलोअर्स के साथ 12 मार्च 1930 से लेकर 12 मार्च 1930 को डांडी के लिए प्रस्थान करते हैं। वहाँ पर जाकर नमक कानून तोड़ते हैं। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक नमक कानून चलता है। तो गांधी जी नमक कानून तोड़ने के लिए अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी तक जाते हैं। और बारह मार्च 1930 से लेकर 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक, 6 अप्रैल 1930 तक ये नमक कानून चलता है। और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून खत्म होता है और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है, वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर 1932 ईस्वी तक चलता है। इसके पहले इनके बीच और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता होता है, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होता है। इंग्लैंड में होता है। और कांग्रेस की तरफ से हम लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में टेबल राउंड मीटिंग के नाम से जानते हैं। लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच में समझौता होती है, जिसके तहत 1931 ईस्वी में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी अपना इंग्लैंड जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। आगे इसकी चर्चा करेंगे। फिर एक समय आता है 1932 तक तो ये गोलमेज सम्मेलन चला। 1932 ईस्वी तक तो ये गोलमेज सम्मेलन चला। उसके बाद में आता है 8 अगस्त 1942 का वो दिन जब भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में प्रस्ताव होता है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा होती है, महात्मा गांधी करते हैं। और 9 अगस्त के 0 आवर्स, सुबह के समय को 0 आवर्स कहा जाता है। तो 9 अगस्त के सुबह को देश के बड़े बड़े नेताओं को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। उसी समय महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि करो या मरो, करो या मरो। अंततः भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट इंग्लिश में कहते हैं इसको, भारत छोड़ो आंदोलन जब चलता है, उसके बाद में आता है कि जब अंग्रेज सबको लग गया कि अब भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा, तो क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में एक कैबिनेट मिशन भारत आता है भारत के संविधान को बनवाने के लिए, यहाँ के लोगों को आज़ाद करवाने के लिए। और सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में ये चीज़ें होती हैं। माउंटबेटन योजना आता है 1947 में और अंततः भारत आज़ाद होता है। और 30 जनवरी 1948 को
दिल्ली के बिरला भवन मंदिर में गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने गोलियों से भूनकर कर दी थी। यहाँ तक हम लोग गांधी जी के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी रखें। अब चलिए क्वेश्चन का सीरीज देखते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है।